मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। हमने 40 क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। आगे पढ़ते हैं आज 41 से। ए चाइल्ड सिटिंग ऑन ए चेयर, एक बच्चा है जो कि कहाँ सिट किया हुआ है, चेयर पर, इन ए प्ले रूम, और वो प्ले रूम के अंदर बैठा हुआ है। स्टार्ट टू हैव ए टॉनिक क्लोनिक सीजर, और उसके अंदर अचानक से क्या आ रहे हैं, टॉनिक क्लोनिक सीजर आ रहे हैं। विथ क्लेंस्ड जॉ, एकदम उसका क्लेंस्ड का मतलब होता है एकदम उसने भींच लिया है अपने जॉ को, जबड़े को अपने एकदम बिल्कुल खींच लेगा, बिल्कुल भिज जाएगा उसका जबड़ा, आपस में जो है बंद हो जाएगा, बहुत जोरों से बंद होगा। उसे क्लेंस्ड, क्लेंस्ड का मतलब होता है जैसे मुट्ठी बंद करना होता है ना, वैसे ही क्लेंस्ड का मतलब होता है जैसे बंद कर लेना। तो जो एकदम बंद हो गया उसका। और व्हाट इज द नर्स बेस्ट इनिशियल एक्शन। देखो, हमने जब भी सीजर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है तो हमने हमेशा यही पढ़ा है कि जब सीजर आए, देखो दो कंडीशंस होती हैं। एक तो हम ईसीटी से प्रोड्यूस करते हैं, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। एक तो ईसीटी से प्रोड्यूस हम करते हैं, और एक होता है ऑटोमेटिकली जब आता है। जब ऑटोमेटिकली कभी भी सीजर आता है तो सबसे पहला हमारा जो काम होता है, फर्स्ट काम होता है सेफ्टी प्रोवाइड करना। और जब सेफ्टी दे देते हैं उसके बाद में हमारा दूसरा काम होता है कि जब पेशेंट का सीजर जाए, क्योंकि ये सेकंडों में होते हैं सीजर, और जैसे ही सीजर जाता है उसके बाद में हमें एबीसी मेंटेन करना, बाकी सारी चीज़ें जो है वो बाद में मेंटेन करते हैं। ड्यूरिंग सीजर कुछ भी नहीं करते हैं। ड्यूरिंग सीजर सबसे पहली जो प्रायोरिटी है हमारी, वो सेफ्टी को मेंटेन करना होता है। जबकि ईसीटी के अंदर हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, खुद प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए जो पेडी टंग, जो डिप्रेसर वगैरह होता है या माउथ गैग वगैरह होता है जो बच्चे के अंदर लगा के रखते हैं, ये हम लगा सकते हैं ईसीटी वाले पेशेंट में, क्योंकि हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें पता है कि कब आएगा। जबकि इसमें ऐसे बच्चे जो ऑटोमेटिकली सीजर्स आ रहे हैं उनके अंदर हमें माउथ गैग वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं लगाना है, उसे रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है एक्टिविटी को। क्यों? क्यों क्या होगा? देखो सर, अगर माउथ गैग लगाने की कोशिश करोगे, क्लेंस्ड हो रखी है उसकी जॉ, और आप कोशिश करोगे तो उसके जो टीथ वगैरह है वो टूट सकते हैं। अगर टूटा तो वो निगल जाएगा, उसके अंदर जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने के, एस्पिरेट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम इन चीज़ों को नहीं करते हैं। तो अटेम्प्ट टू ओपन द जॉ को ओपन करने की कभी भी कोशिश नहीं करनी है जब किसी बच्चे के अंदर सीजर आ रहा है। प्लेस द चाइल्ड ऑन द फ्लोर, हाँ फ्लोर पर कर सकते हैं। वो जब कहाँ बैठा हुआ है, वो चेयर पर बैठा हुआ है, तो चेयर से गिरने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर सेफ्टी पहली प्रायोरिटी है। जब भी कोई बच्चा जो है कहीं भी ऐसी जगह पर है, गिरने के चांसेस है, खड़े खड़े में सीजर आ रहा है, तुरंत उसे क्या करो, फ्लोर पर लेटा दो, सीधे फ्लोर पर लेटा देना है। ये तो बढ़िया है, सेफ्टी की बात है। कॉल आउट फॉर असिस्टेंट फ्रॉम द स्टाफ, स्टाफ से असिस्टेंस के लिए, हेल्प के लिए हम क्या करें, कॉल आउट करें। तो यहाँ पर कॉल आउट कर सकते हैं, बट कॉल आउट करने की जरूरत जब पड़ेगी जब हम जो है उसको एक बार फ्लोर पे ले लें, नहीं तो वो एकदम धड़ाम से गिरेगा और उसके बाद में आप जो है कुछ भी करें उसके इंजरी तो होनी ही होनी है। इसलिए सबसे पहली प्रायोरिटी सेफ्टी है, देन हम स्टाफ को बुला सकते हैं। सेकंड प्रायोरिटी पे हम यहाँ पर कॉल आउट फॉर असिस्टेंस फ्रॉम द स्टाफ ये कर सकते थे आंसर। प्लेस ए पिलो अंडर द चाइल्ड हेड, हेड के अंदर जो है उसके अंदर पिलो लगाएं। तो यहाँ पिलो जो है, यहाँ पर पिलो की अगर बात करें तो पिलो यहाँ पर किस तरीके से बेनिफिशियल होगा बच्चे के लिए, क्योंकि वो चेयर पर बैठा हुआ है, हमें तुरंत से उसे क्या है, फ्लैट में लाना है। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बढ़िया आंसर आपका क्या हो सकता है, आंसर नंबर 2 हो सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 42। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए चाइल्ड विद डायग्नोसिस ऑफ मेनिंजाइटिस, एक बच्चा है जिसको इन्फेक्शन हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है, मेनिंजाइटिस क्या हो गया है, मेनिंजीज का इन्फ्लामेशन हुआ है। मेनिंजीज क्या होती हैं? मेनिंजीज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो कवरिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मेनिंजीज बोलती हैं। उनका इन्फ्लामेशन हो गया है। व्हाट क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेट एन इंक्रीज इन इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेश्चन को यहाँ पर हमेशा जो है आपको राउंडेड करता है, उसमें आप कन्फ्यूज ना हो, घुमाने की कोशिश करेगा, उसमें आपको उलझना नहीं है। क्योंकि आपसे पूछा है कि इंट्राक्रेनियल जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या साइन सिम्टम आएंगे, आपसे मेनिंजाइटिस के साइन सिम्टम नहीं पूछे हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, और ये हमसे मेनिंजाइटिस नहीं आ रहा है, और बच्चे आंसर आगे बढ़ जाते हैं। तो बेटा नहीं बढ़ना है। जब आप खुद सोचो मेनिंजाइटिस हुआ है, उससे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पूछा है उसने आईसीपी बढ़ेगा जब बच्चे का, तो क्या क्या साइन सिम्टम आएंगे देखते हैं साहब। इरिटेबिलिटी, क्या इरिटेबिलिटी आएगी, बच्चा जो है इरिटेट होगा। तो बच्चा इरिटेट तो होना ही होना है। जब किसी बच्चे के अंदर
जब भी कोई बीमारी होगी, सुन लो मेरी बात, यहाँ इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी तरह की कोई डिजीज बच्चे के अंदर होगी, मैक्सिमम चांसेस में यही होता है कि बच्चा इरिटेट होता है, लेथार्जिक बहुत कम कंडीशन रहेंगी जिनमें रहेगा। अब इरिटेट क्यों रहेगा, बच्चा रोता ही तो है जब उसका अब्डोमिनल पेन हो रहा है, निमोनिया हो गया है, मैक्सिमम कंडीशन में बच्चा रोएगा। अब रोएगा मतलब इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी, और हमें एक आंसर करना है या जितने कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, जितने तुम अप्लाई कर सकते हो वो सारे के सारे अप्लाई यहाँ पर आंसर करने हैं। तो इरिटेबिलिटी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो इरिटेबिलिटी होना चाहिए। दूसरा ब्रेडिकार्डिया, जब मेनिंजाइटिस कंडीशन होती है आईसीपी बढ़ता है, आईसीपी बढ़ने से हमारा जो सिस्टम है, कौन सा कार्डियक सिस्टम है, वो हमारा डिफ्रेस्ड होता है, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो ब्रेडिकार्डिया होता है। ब्रेडिकार्डिया अर्ली साइन नहीं होता बेटा, ये जो आईसीपी बढ़ने का लेट साइन होता है, तुरंत से नहीं होता है, ये थोड़ा टाइम लगता है इसके अंदर। तो ब्रेडिकार्डिया लेट साइन तो होता है बट लेट होता है। हाइपर अलर्टनेस, क्या बच्चा अलर्ट रह पाएगा? अलर्ट नहीं रह पाएगा, अलर्ट थोड़ी रहेगा, क्योंकि जब यहाँ पर ये कंडीशन डेवलप होने लगेगी तो उसकी कॉन्शियसनेस, आईसीपी के अंदर कॉन्शियसनेस तो जाती है, तो बच्चे के हाइपर एक्टिव नहीं रहेगा, हाइपर अलर्ट नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे अनकॉन्शियस की तरफ जाएगा। तो हाइपर अलर्ट तो कैसे हो सकता है सर, मेनिंजाइटिस की वैसे भी प्रॉब्लम जो है नर्वस सिस्टम की चल रही है, तो अनकॉन्शियस होने के चांसेस बढ़ते हैं यहाँ पर। डिक्रीज द पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर नहीं बढ़ता है सर, पल्स प्रेशर बढ़ता है, घटता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, सिस्टोलिक बीपी बढ़ता है और डायस्टोलिक बीपी कम होता है। और पल्स प्रेशर क्या होता है, इन दोनों बीपियों के बीच का जो प्रेशर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पल्स प्रेशर बोलते हैं। इससे मिलती जुलती एक टर्म और होती है जिसे हम बोलते हैं पल्स डेफिसिट, जो कि हमारी एपिकल पल्स और जो हमारी कौन सी होती है, रेडियल पल्स होती है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पल्स डेफिसिट बोलते हैं, समझे। बट पल्स प्रेशर क्या है, सिस्टोलिक बीपी और जो डायस्टोलिक बीपी है उसके बीच का जो प्रेशर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पल्स प्रेशर बोलते हैं। तो पल्स प्रेशर घटता नहीं है, बढ़ता है, क्योंकि सिस्टोलिक बीपी हमेशा आईसीपी बढ़ता है तो बढ़ता है, और डायस्टोलिक बीपी कम होता है तो इन दोनों का प्रेशर और बढ़ जाता है, इनके गैप जो है बढ़ रहा है, इसलिए डिक्रीज नहीं होकर पल्स प्रेशर बढ़ता है। डिक्रीज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अभी तो बात की थी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा यहाँ पर, तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, 5 आना चाहिए, सॉरी डिक्रीज लिखा है इसने, बढ़ना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। तो बढ़िया आंसर यहाँ पर हो गया 1 नंबर और 2 नंबर, तो यहाँ पर ये बेहतर आंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 43। देखते हैं 43। द इन्फेंट इज डायग्नोज्ड विद द कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। देखो बेटा, हाइड्रोसेफेलस जो है अलग अलग तरह का हो सकता है। हाइड्रोसेफेलस का मीन्स है कि यहाँ पर जो है हाइड्रोसेफेलस मतलब सेफेलिक यानी, समझ गए ना, ब्रेन, ब्रेन की बातें कर रहा हूँ। हाइड्रो मतलब कि वाटर, मतलब सीएसएफ वगैरह जो है उसके अंदर ज़्यादा इकट्ठा हो गया है। अब सीएसएफ के इकट्ठे होने के कई रीजन हो सकते हैं। सीएसएफ इसलिए भी इकट्ठा हो सकता है कि सेल के द्वारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए, क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन होता है वेंट्रिकल्स में होता है, सीएसएफ का कोरोइड फ्लेक्सेस के द्वारा फॉर्मेशन होता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कोरोइड फ्लेक्सेस जो है इसका प्रोडक्शन बढ़ा दें, हाँ कोरोइड जो है प्रोडक्शन बढ़ा दें तो भी इसका लेवल बढ़ सकता है बॉडी के अंदर या ब्रेन के अंदर। हाँ सर, तो ऐसा मोस्टली जब देखने को मिलता है जब वेंट्रिकल के अंदर ट्यूमर वगैरह होती है तो ऐसा देखने को मिल सकता है। या ऐसा हो सकता है कि जो इसका रास्ता है, क्योंकि वेंट्रिकल में बना और वेंट्रिकल में बनने के बाद में ये कहाँ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा है। अब बीच में अगर कोई रुकावट आ जाए, ये अच्छे से स्पाइनल कॉर्ड में नहीं जाए तो भी ब्रेन के अंदर इसका प्रेशर बढ़ने लगेगा, हाइड्रोसेफेलस कंडीशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो एक इसका जो है ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, और दूसरा होता है कि इसके ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आया, जहाँ इसको एब्जॉर्ब होना चाहिए वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही हैं। इसके अंदर जो वेंट्रिकल्स के बाद में जा रहा है या स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा है वहां से ये एब्जॉर्ब होता है, वापस से ये सर्कुलेशन में चला जाता है तो भी ये रुक जाता है। तो यहाँ पर दिक्कत ये भी हो सकती है कि कम्युनिकेटिंग तो है, कम्युनिकेशन तो पूरा बना हुआ वेंट्रिकल और स्पाइनल कॉर्ड का, बट यहाँ पर एब्जॉर्प्शन में दिक्कत हो रही है। तो ये कई रीजन हो सकते हैं। या तो देखो कौन कौन से रीजन देखे हमने, या तो प्रोडक्शन में दिक्कत हो सकती है, या इसका जाने में ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है, नॉन कम्युनिकेटिंग हो सकता है, या फिर यहाँ पर क्या हो सकता है, कम्युनिकेटिंग हो सकता है, एब्जॉर्प्शन में दिक्कत हो सकती है। तो ये कई दिक्कत हो सकती है। एंड इन्फेंट विद द डायग्नोस विद द कम्युनिकेबल है, कम्युनिकेबल है मतलब यहाँ पर किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, और प्रोडक्शन का तो हमें पता ही नहीं है। द पेरेंट आस्क फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर एक्सप्लेनेशन ऑफ द देयर बेबी प्रॉब्लम, मतलब जो पेरेंट्स हैं वो पूछ रहे हैं कि इसका क्लैरिफिकेशन दो कि भैया ये क्यों होता है, कैसे होता है, वो समझना चाहते हैं कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस के बारे में। हाउ शुड द नर्स रेस्पॉन्ड, तो एक नर्स को किस तरीके से रेस्पॉन्ड करेगी, क्या समझाएगी उसको कि कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस में एक्चुअल में क्या कंडीशन डेवलप होगी, उसके बारे में हमें समझाना है पेशेंट को। पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं उनको समझाने की कोशिश करनी है। समझाते हैं
कि टू मच स्पाइनल फ्लूइड इज प्रोड्यूस विद इन द स्पेस वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन, कि बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर प्रोडक्शन हो गया है किसका, CSF का वेंट्रिकल्स के अंदर कोरोडिफलेक्सिस के द्वारा। तो ये क्या सही बोल रहा है क्या? हाँ हो सकता था, बट यहाँ पर ऐसी कंडीशन उसने कुछ भी नहीं बताई है, ना तो ट्यूमर बताई है उसने, और ये अगर होता भी तो ये कम्युनिकेशन नॉन कम्युनिकेटिंग लिख के नहीं देता, या ट्यूमर वगैरह लिख के देता, तो ट्यूमर की वजह से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, बट इसने कहीं भी ट्यूमर वगैरह मेंशन नहीं किया है, तो इसलिए ये आंसर तो नहीं होगा। The flow of the spinal fluid through the brain cell does not impede effectively into the spinal cord। अरे भाई कम्युनिकेटिंग है, यहाँ पर नॉन कम्युनिकेटिंग नहीं लिखा है। कम्युनिकेटिंग का मतलब है कि बढ़िया से जो वेंट्रिकल में बन रहा है वो तो जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड में, तो बट एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो रहा है। समझ रहे मेरी बात? तो ये सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि फ्लो ऑफ स्पाइनल जो फ्लूइड है वो ब्रेन सेल से अच्छे से नहीं हो रहा है, डज नॉट इम्पीड इफेक्टिवली, मतलब कि अच्छे से नहीं हो पा रहा है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो ये भी गलत कह रहा है कि ऐसा तो नहीं हो रहा है, कंडीशन उल्टी है साहब, कम्युनिकेटिंग बता रखी है। द स्पाइनल फ्लूइड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम एडुकेट एब्जॉर्प्शन बाय ए ब्लॉकेज इन द स्पेस ऑफ द ब्रेन, कि मतलब कि प्रिवेंटेड फ्रॉम द एडुकेट एब्जॉर्प्शन इसलिए नहीं हो रहा है कि ब्लॉकेज हो रहा है। तो कहाँ बोला है उसने ब्लॉकेज हो रहा है? उसने तो खुद ने बोला है कि कम्युनिकेटिंग है। हाइड्रोसेफलस कैसा है? कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस है, तो ब्लॉकेज भी नहीं हो रहा है सर, ये तो गलत बोल रहा है। देयर इज एन ए पार्ट ऑफ द ब्रेन सरफेस, कि जो पार्ट है वहां पर ब्रेन सरफेस जो उसे पार्ट है जो क्या करती है, दैट यूजली एब्जॉर्ब स्पाइनल फ्लूइड, जो कि स्पाइनल फ्लूइड को एब्जॉर्ब करती है आफ्टर इट्स प्रोडक्शन, दैट इज नॉट फंक्शनिंग एडिक्वेटली, कि वो अच्छे से काम नहीं कर रही है जिसको इसे एब्जॉर्ब करना चाहिए। हाँ तो कंडीशन कुछ यही रही होगी यहाँ पर। तो बढ़िया आंसर यहाँ पर आंसर नंबर 4 इज बेटर आंसर हो सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 44। देखते हैं 44 को। ए 6 वीक ओल्ड इन्फेंट, एक 6 वीक का बच्चा है, एंड मदर अराइव इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, और वो अपने माँ के साथ में कहाँ पहुँच गया, जो है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में बाई एम्बुलेंस। द फादर अराइव सेवरल मिनट्स लेटर विथ 2 चिल्ड्रन, उसका जो मतलब फादर है वो भी आता है कुछ देर के बाद में, और 2 चिल्ड्रन के साथ में आता है, 7 and 9 year old, और जो बच्चे हैं वो 7 और 9 साल के हैं दोनों। द इन्फेंट इज नॉट ब्रीथिंग एंड द एवेंचुअल डायग्नोसिस सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, और जो है इन्फेंट जो है ब्रीदिंग नहीं कर रहा है, और उसके अंदर जो डायग्नोसिस लगा है उस बच्चे के अंदर जिसको लाए गए थे उसके अंदर SIDS हो गया है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम हो गया है। द पेरेंट्स टेक टर्न होल्डिंग द इन्फेंट इन अनदर रूम, जो पेरेंट्स है वो दूसरे रूम में जाते हैं और होल्डिंग द इन्फेंट इन अनदर रूम, ठीक है ना, होल्ड करते हैं। द नर्स रिमेन प्रेजेंट एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू द पेरेंट्स, कि जो नर्स है वो वहीं रहती है और उनको इमोशनल सपोर्ट दे रही है उनके पेरेंट्स को। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म गोल फॉर दिस फैमिली, इस फैमिली के लिए शॉर्ट टर्म गोल क्या हो सकता है? अब और क्या गोल मैनेज करेंगे? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम दैट दे विल बी फेसिंग रिलेटेड टू लॉस ऑफ द इन्फेंट, कि उनकी जो प्रॉब्लम है उनको आइडेंटिफाई करें, और जो है कि उनका जो लॉस हुआ है उससे रिलेटेड। देखो भाई बात को समझने की कोशिश करना बेटा, ये तो उसकी जो प्रॉब्लम है जो वो फेस करेंगे उसको, तो ये तो उसकी शॉर्ट टर्म नहीं है, ये तो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है भाई। उनका जो बच्चा डेथ हो गया है, उसके बच्चे की डेथ हो गई है, तो क्या एक दिन की बात थोड़ी है, उन्हें जब भी याद आएगी ये तो दिक्कत होती रहेगी। तो ये तो शॉर्ट टर्म नहीं है, ये तो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। अब ली हमें हाल ही में क्या देखनी है, क्वेश्चन देखें यहाँ पर, आपसे पूछा गया कि शॉर्ट टर्म गोल बताना है आपको। शॉर्ट टर्म गोल क्या डिसाइड करेंगे आप उस फैमिली के लिए? तो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम दैट दे विल बी फेसिंग रिलेटेड टू द लॉस ऑफ द इन्फेंट, कि वो क्या फेस करेंगे, दैट दे विल फेसिंग रिलेटेड टू द लॉस ऑफ द इन्फेंट, कि जो इन्फेंट का जो लॉस हुआ है, जिसकी सडन इन्फेंट डेथ हुई है, उससे रिलेटेड वो फ्यूचर में क्या फेस करने वाले हैं। तो ये तो बेटा लॉन्ग टर्म गोल हो जाएगा, तो ये तो बढ़िया आंसर नहीं हो सकता। इंक्लूड द इन्फेंट सिबलिंग इन द इवेंट एंड ग्रीविंग फॉलोइंग द इन्फेंट डेथ, कि जो उनके सिबलिंग्स हैं उनको इसमें इन्वॉल्व करें, और जो है ग्रीविंग प्रोसेस को, जो भी ग्रीविंग प्रोसेस की जा रही है वहां पर, उसमें उनको इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। देखो अगर मैं बात करूं कि अगर वो इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं तो बिल्कुल बच्चों को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि वो उनके फैमिली मेंबर है, क्योंकि उन्हें कौन संभाले, तो उन्हें ग्रीविंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करना चाहिए। सीक आउट अदर फैमिली हु हैव लॉस्ट इन्फेंट टू, ऐसी फैमिलियों को बुलाएं जिनका SIDS हुआ है, रिसीव सपोर्ट फ्रॉम देम। ऐसा ये कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं लगा कि किसी के घर में डेथ हुई है और दूसरे को बुला के आप ये कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो और ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, ये और ज़्यादा कहानी को उनको भी और ट्रॉमेटाइज करेगा, जिनकी फैमिली में पहले हुआ है वो और ज़्यादा हो सकता है उनको दिक्कत हो जाए। एक्सेप्ट दैट देयर वाज नथिंग, कि ये एक्सेप्ट करें कि वहाँ कुछ नहीं था, दैट दे शुड हैव डन टू प्रिवेंट द इन्फेंट डेथ। अरे तो ऐसे थोड़ी है कि नहीं था, ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम, था ना भाई,
समझ रहे हो मेरी बात? ये तो था, ऐसा थोड़ी था कि नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वहाँ पर नहीं था, वहाँ तो था और वो परमानेंट, ठीक है ना। और ये तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया आंसर यहाँ पर शॉर्ट टर्म में गोल जो बढ़िया हो सकता है वो ये हो सकता है कि उसके जो सिबलिंग्स आए, छोटे बच्चे आए, उनको भी ग्रीविंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए, उन्हें भी जो है ये चीज़ें बतानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 45। व्हाट, अच्छा देखो, जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं भाई। मैंने बार बार बताता हूँ आपको, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी को भी कोई क्वेश्चन में समझने में दिक्कत आती है या कुछ भी दिक्कत होती है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें। और ऐसा नहीं है कि भाई एक बार में नहीं बताया आंसर तो दोबारा नहीं पूछना है, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। What should be included in the nursing care of infant which increase intracranial pressure? कि what should be included, क्या आपको इंक्लूड करना चाहिए नर्सिंग केयर में एक ऐसा बच्चा है जिसके अंदर आईसीपी बढ़ा हुआ है। अब किसी बच्चे का आईसीपी बढ़ा हुआ है तो आप क्या केयर में इन्वॉल्व करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो वेट डेली बिफोर फीडिंग, कि वेट डेली करें, बिफोर फीडिंग से पहले वेट करना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो नॉर्मली हम वेट कर सकते हैं बट ये ज़्यादा हमारी प्रायोरिटी नहीं रहेगी। एलिवेट द हेड हायर देन द हिप्स, की हिप्स की तुलना में जो उसका हेड है उसे हायर करें। चेक द रिफ्लेक्सेज एट रेगुलर इंटरवल, कि बच्चे के रिफ्लेक्सेज है वो चेक करते रहें, ठीक है ना। हाँ, ये भी इम्पेयर हो सकते हैं, ये भी हमें देखने चाहिए। मॉनिटर द अलर्टनेस विथ फ्रिक्वेंट स्टिमुलेशन, कि फ्रिक्वेंट स्टिमुलेशन के साथ में हमें वो चेक करना चाहिए। देखो, स्टिमुलेशन जितना ज़्यादा स्टिमुलेशन दोगे उस बच्चे को उतना ज़्यादा क्या होगा, आईसीपी बढ़ने के चांसेस रहेंगे। तो बार बार में उसको स्टिमुलेशन नहीं देना है, पहली बात तो ये समझें, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमें आईसीपी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होंगी, तो ये आईसीपी वगैरह को नहीं बढ़ाने देना है। अब यहाँ पर देखें आप कि उसका प्रेशर कैसे कम कर सकते हैं। तो अगर उसका जो है एलिवेट कर दें हम हेड को, देन हिप्स, मतलब कि हाई पॉबलर या फॉबलर या फिर सिटिंग पोजीशन अगर हम दें बच्चे को तो उसके अंदर आईसीपी के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है। और हमें क्या करना है, आईसीपी का वाला जो बच्चा है उसी के साथ में केयर करनी है। तो यहाँ पर बढ़िया आंसर आपका जो हो सकता है, आंसर नंबर 2 हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आता है 46। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है। द पेरेंट ऑफ एन इन्फेंट, एक पेरेंट्स हैं किसके, इन्फेंट्स के, हु जस्ट हैड वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट, उस बच्चे को क्या लगा है, वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट लगा है, मतलब वेंट्रिकल से एक शंट डाला गया है जो पेरिटोनियम में लगाया गया है, बीपी शंट जिसे बोलते हैं। क्यों लगाया गया है, कि यहाँ ज़्यादा फ्लूइड जो है वो एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है कहाँ जाए, पेरिटोनियम कैविटी के अंदर आ जाए, इसलिए लगाता है। फॉर हाइड्रोसेफेलस आर कंसर्न, क्योंकि उस बच्चे के अंदर क्या था, हाइड्रोसेफेलस जैसी कंडीशन थी, इसलिए वहां पर हमने क्या लगा दिया, संट लगा दिया है। व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड द नर्स गिव द पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स को क्या इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। द प्रोग्नोसिस इज एक्सीलेंट एंड द बाल्व इज परमानेंट, कि प्रोग्नोसिस जो है बढ़िया रहेगा और जो है उसका अगर बात करें कि बाल्व जो है परमानेंट है, तो बाल्व परमानेंट नहीं होते हैं, क्योंकि देखो ये जो ट्यूब है, समझो बात को, ये बच्चा जब छोटा है, पेरिटोनियम के और हेड के बीच में जो दूरी है भाई, ये हेड है और ये पेरिटोनियम की अगर बात, देखो एक फोटो बनाता हूं मैं तुम्हें समझाता हूं, रुको एक मिनट। अगर मैं बातें करूं, पेरिटोनियम की बातें करें और ब्रेन की बातें करके चलें, माना कि ये बच्चे का ब्रेन है और ये उसका क्या है, पेरिटोनियम है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ से यहाँ आपने शंटिंग तो कर दी है, पर जब जैसे जैसे बच्चा जो है बड़ा होगा तो ये हाइट भी तो बढ़ेगी ना उसकी, तो ये नली भी तो ज़्यादा चाहिएगी ना उसे। हाँ, तो ये परमानेंट नहीं होता है भाई, ये इसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। द शंट मे नीड टू बी रिवाइज एज द चाइल्ड ग्रो ओल्डर, कि जैसे बच्चा बड़ा होगा और ग्रो करेगा तो उसे रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, ये तो करनी पड़ेगी। इफ द ब्रेन डैमेज हैज अकर्ड इट इज इरिवर्सिबल इवन आफ्टर द फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ, कि ये जो है इरिवर्सिबल होगा अगर डैमेज हुआ तो क्या ये सही कह रहा है क्या। देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि भाई साहब कुछ ईयर्स जो होते हैं उसके अंदर रिवर्सिबल होता है, डैमेज हो जाता है तो बच्चा सही हो जाता है, ठीक है। तो बाद में नहीं होता है, विथ इन जो है 1 ईयर की बात करके चलें, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ होता है उसके अंदर जो है मोस्टली जो है ज़्यादा रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल नहीं होता है इवन आफ्टर द फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ, ठीक है ना। तो ये गलत कह रहा है, ये ऐसा नहीं है, रिवर्सिबल होता है, कोई टेंशन, थोड़ा तो रिवर्सिबल रहता है, हर चीज़ रिवर्सिबल नहीं होती है। हाइड्रोसेफेलस यूजली इज सेल्फ लिमिटिंग बाय 2 ईयर ऑफ एज एंड देन द शंट इज रिमूव्ड,
कि सेल्फ लिमिटिंग है 2 ईयर तक, उसके बाद में ये शंट रिमूव्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा भी नहीं होगा, ऑटोमेटिक से थोड़ी सही हो जाता है हाइड्रोसेफेलस के 2 साल में सही हो जाएगा और उसके बाद में आपको ये रिमूव कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, 3 नंबर ऑप्शन में कुछ बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि नर्व जो है रिवर्सिबल होती है, इनका डैमेज होता है वो परमानेंट। तो तुम्हें एक चीज़ पूछता हूँ बेटा, जैसे किसी का हाथ कट गया, अब हाथ कटा है तो क्या उसके अंदर नर्व डैमेज नहीं हुई होगी? नर्व डैमेज होती है, हम फिर सूचरिंग करके उसे जोड़ देते हैं और फिर नर्व काम करने लग जाती है, क्योंकि सेंसेशन तो ऐसा थोड़ी है कि एक बार हाथ कट गया उसके बाद में जब वो सही हो जाता है, घाव भर जाता है, तो क्या सेंसेशन नहीं रहते उसके अंदर? सेंसेशन रहते हैं। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो रिवर्सिबल होती हैं और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो इरिवर्सिबल होती है। डिपेंड ऑन सिचुएशन पे डिपेंड करता है सारी की सारी कंडीशन। तो बढ़िया आंसर जो यहाँ पर हो सकता है, फिर भी अगर किसी को डाउट रहता है तो मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट किया करो बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर बढ़िया आंसर जो आपका हो सकता है, आंसर नंबर 2 हो सकता है कि संट को हमें रिवाइज करना पड़ेगा, संट के रिगार्डिंग हमें पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्या कहता है, देखते हैं। एन इन्फेंट हु वाज बोर्न विथ ए मेनिंगोमाइलोसीले। देखो, इसमें एक होता है माइलोसीले होता है, मेनिंगोसीले होता है, एक मेनिंगोमाइलोसीले होता है। तो इसको समझें आप, मेनिंगोमाइलोसील और माइलोसील में क्या डिफरेंस है। देखो, मेनिंगोसील का मतलब मेनिंगोसील है, ओनली मेनिंगोसील लिखा मिले इसका मतलब है कि मेनिंजीज बाहर निकली है। मेनिंगोमाइलोसील लिखा मिले मतलब स्पाइनल कॉर्ड भी बाहर निकली है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकली है, एन इन्फेंट हु वाज बोर्न विद द मेनिंगोमाइलोसील डेवलप हाइड्रोसेफेलस। अब हमसे क्वेश्चन ही उसने हाइड्रोसेफेलस का पूछा है। अगर किसी बच्चे पे माइलोसीले नहीं आता है तो भी वो इस क्वेश्चन को बना पाएगा, उसे घबराने की, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ए वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट इज इंसर्टेड। ऐसा बच्चा जिसके अंदर हाइड्रोसेफेलस हो गया है, उसके अंदर हमने क्या इंसर्ट कर दिया है, उसके अंदर हमने वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंटिंग जो है कर दी है। व्हाट नर्सिंग इंटरवेंशन इज एसेंशियल इन दिस इन्फेंट केयर ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर आफ्टर सर्जरी। जब बच्चे के अंदर हमने पेरिटोनियल शंट लगा दिया है तो उसके बाद में विद इन 24 आवर हमें क्या केयर देनी है, प्लेसिंग द हाइपोवुलर पोजीशन। अगर बेटा तुम हाइपोवुलर पोजीशन में दोगे, क्योंकि हमने शंटिंग लगाई दी है, तो सारा का सारा जो फ्लूइड है ना वो आ जाएगा और बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा, ब्रेन का हर्निएशन हो सकता है, क्योंकि एकदम से आईसीपी पूरी तरीके से लॉस हो जाएगा। तो ये तो उल्टी दिक्कत क्रिएट करेगा, तो ये नहीं कर सकते हम। दूसरा, एडमिशन द प्रिस्क्राइब्ड सेडेटिव, कि प्रिस्क्राइब जो सेडेटिव है वो देना चाहिए। हाँ, सेडेटिव वगैरह हम दे सकते हैं, ठीक है ना, बट समझें अगर पेन मेडिसिन दी हुई है तो ही देनी है, नहीं तो नहीं देनी है, ठीक है। नहीं तो सेडेटिव दोगे तो तुम्हें पता नहीं लगेगा कि जो आपका आईसीपी वो बढ़ रहा है और घट रहा है। तो क्योंकि आईसीपी बढ़ता है और घटता है तो हमारा क्या होता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो डिस्टर्ब होती है। अब लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तो तभी देख सकते हो ना जब बच्चा कॉन्शियस हो, उसके बाद में उसकी कॉन्शियसनेस में क्या डिस्टर्ब आ रहा है। बट तुमने अगर सेडेटिव दे दिए, खुद सोचो, अगर तुमने सेडेटिव दे दिया है तो उसकी कॉन्शियसनेस तो वैसे आप खुद डिस्टर्ब कर रहे हो बाहर से, तो तुम्हें कैसे पता लगे कि जो उसकी कॉन्शियसनेस जो है वो डिस्टर्ब क्यों हो रही है। उसकी कॉन्शियसनेस जो डिस्टर्ब होगी उसका कैसे पता लगेगा तुम्हें कि इसकी कॉन्शियसनेस जो है सेडेटिव की वजह से हो रही है या आईसीपी की वजह से हो रही है। तो ये भी अवॉइड करते हैं। पोजीशनिंग ऑन द सेम साइड एज द संट, संट की साइड में सेम साइड में कैसे दोगे, सेम साइड में दोगे तो क्या होगा, तुम समझो, खुद समझो कि अगर सेम साइड में पोजीशन दोगे तो उससे तो प्रेशर पड़ेगा बाल पर, इंसीजन एरिया जहां आपने सूचरिंग की है वहां पर भी कट पे भी उस पर क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। तो ये तो वैसे ही नहीं करेंगे। मॉनिटर फॉर इंक्रीजिंग इंट्राक्रेनियल प्रेशर, कि उस बच्चे को जो है आईसीपी बढ़ने के लिए मॉनिटर करें। हाँ सर, उसे आईसीपी बढ़ने के लिए मॉनिटर करना है, लगातार उसकी कॉन्शियसनेस हमें चेक करते रहना है। तो बढ़िया आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है बेटा, आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 48। द डिस्चार्ज ऑफ ए न्यूबॉर्न, डिस्चार्ज कर रहे हैं एक बच्चे का जो विथ ए सर्जिकली रिक्वायर्ड माइलोमेनिंगोसीले इज एंटिसिपेट एट अबाउट 2 वीक ऑफ एज, कि जिसके अंदर सर्जिकली रिपेयर्ड की रिक्वायरमेंट है, किसके अंदर, माइलोमेनिंगोसीले, ठीक है। व्हाट टीचिंग शुड द नर्स इंक्लूड व्हेन प्रिपेयरिंग द पेरेंट फॉर दिस डिस्चार्ज। हम जब डिस्चार्ज करेंगे ऐसे बच्चे का तो हम क्या समझा के भेजना है। डेमोस्ट्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्टिव पोजीशन टू प्रिवेंट द इन्फेंट फ्रॉम टर्निंग, कि टर्निंग से क्या उसको कोई रोकना है क्या। तो ऐसा नहीं है, मूवमेंट कोई रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता है मेनिंगोमाइलोसीलियो में कि आपको ये मूवमेंट नहीं करवाना है, कोई पोजीशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्कशन अबाउट द नीड टू लिमिट द इन्फेंट फ्लूइड इनटेक, फ्लूइड इनटेक थोड़ी रोकना है बच्चे का, फ्लूइड तो देना है बच्चे को, ठीक है ना। यहाँ कोई किडनी विडनी ऐसी कोई रिलेटेड समस्या नहीं है। इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज टू द इन्फेंट लोअर एक्सट्रीमिटी, क्योंकि जब माइलोमेनिंगोसीले होगा
जब वहां से स्पाइनल कॉर्ड डिस्टर्ब होगी तो क्या लोअर एक्सट्रीमिटी का जो है रिफ्लेक्सेस जो है, लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर जो नर्व कनेक्शन है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं? हाँ, डिस्टर्ब हो सकते हैं। बच्चे के अंदर पैरालिसिस जैसी भी कंडीशन डेवलप हो सकती है नर्व के दबने की वजह से, प्रेशराइज होने की वजह से। तो क्या हमें एक्सरसाइज करवानी चाहिए? हाँ, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज वहां पर करवानी चाहिए। पैसिव क्यों करवा रहे हैं? पैसिव इसलिए करवा रहे हैं कि एक्टिव तो बच्चा कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पर जो है उसका कनेक्शन डिस्टर्ब होता ही होता है, तो उसमें एक्टिव तो होगी नहीं, हमें करवानी पड़ेगी। पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज के बारे में बताना है। बिल्कुल। एक्सप्लेनेशन ऑफ द नीड टू प्रोवाइड द इन्फेंट विथ ए क्वाइट एनवायरनमेंट टू रिड्यूस द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कि उसे एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो है का हमें एक्सपोजर नहीं देना है। बेटा यहाँ पर एक्सटर्नल स्टिमुलाई देनी है, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत ये है कि उसके नर्व वगैरह कंप्रेस रहेंगे। नर्व वगैरह अगर कंप्रेस रहेंगी तो बच्चा जो है अब उसके लॉस हो रहे हैं फंक्शन, तो उससे तो स्टिमुलेट करवाना है, या तो लॉस हो रहे हैं फंक्शन। यहाँ आईसीपी थोड़ी है, आईसीपी वगैरह की समस्या नहीं है। यहाँ पर दिक्कत ये है कि मेनिंगोमाइलोसिले है, और मेनिंगोमाइलोसिले होगा तो यहाँ पर दिक्कत ये होगी कि उसके लोअर एक्सट्रीमिटी के जो कनेक्शंस हैं उनमें डिस्टर्बेंस आएगा। तो यहाँ पर तो हमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई देके उसे स्टिमुलेट करना है, क्वाइट एनवायरनमेंट नहीं देना है। समझ रहे हो मेरी बात? क्वाइट एनवायरनमेंट तो तब नहीं देते हैं, क्वाइट एनवायरनमेंट तब देते हैं जब बच्चा इरिटेबल होता है। यहाँ इरिटेबल नहीं है, यहाँ तो कंडीशन उल्टी ज़्यादा खराब है। यहाँ तो बच्चे जो है ना सीधा उसमें दिक्कत ये हो रही है कि उसका लोअर एक्सट्रीमिटी का जो कनेक्शंस हैं वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमें स्टिमुलेशन देना है, एक्सरसाइज करवानी है। तो एक्सरसाइज करवा रही है, ये भी तो एक स्टिमुलेशन ही है। तो बढ़िया आंसर आपका क्या हो सकता है, समझे? आंसर नंबर सी हो सकता है कि इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू डू पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज टू द इन्फेंट्स लोअर एक्सट्रीमिटी, कि लोअर एक्सट्रीमिटी को किस तरीके से हम उसमें जो है पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज प्रोवाइड करा सकते हैं। तो बढ़िया आंसर यहाँ पर यही हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन